हाय एवरीवन। तो वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ GS2 पॉलिटी। ठीक है। आज के लेक्चर में हम राइट्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट करा था। ठीक है। उसके बाद आज हम राइट्स से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ राइट्स? यूजुअली फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 के अंदर जितने आते हैं राइट्स वो हम प्रॉपरली समझेंगे। यहाँ से हमारे कम से कम 4-5 लेक्चर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है बट पार्ट 3 का पार्ट नहीं है, दोज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एंड ऑर्डिनरी राइट्स जो पार्लियामेंट के साइड से निकलते हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी राइट्स जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, राइट, एंड आपका मैटरनिटी लीव राइट हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑर्डिनरी राइट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स के बारे में आराम से समझेंगे। ठीक है। देन विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन और द कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 13(1) एंड 13(2). ठीक है। आर्टिकल 13(1) आपके उन लॉज से रिलेटेड है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। एंड आर्टिकल 13(2) आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंदर हम 3 जजमेंट और केसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ योर भीकाजी नारायण केस, जिसके अंदर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ये मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो कैसे डॉर्मेंट होता है। ठीक है। ये कैसे वो फंडामेंटल राइट जब तक एप्लीकेबल है तब तक आपका जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता इफ़ इट इज़ वायलेटिंग और इफ़ इट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग द फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस स्टडी करेंगे। ठीक है। देन विल स्टडी दीपचंद, अनदर केस दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी वो ये थी कि जो भी लॉ आर्टिकल 13(2) में आता है विच इज़ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट करता है तो वो लॉ ही नल वॉइड हो जाएगा। ठीक है। एंड जो आपका तीसरा है अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, या इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाला कॉन्सेप्ट आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए इम्प्लीमेंटेड रहेगा। ठीक है। तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे पूरा। तो पहला हेडिंग लिख लो। ठीक है। राइट्स। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स: फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स। ठीक है। इसके अंदर पहला लिख लो ऑर्डिनरी राइट्स। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो लिख लो। जैसे एक आपका मैटरनिटी लीव फॉर 24 वीक्स, ये सारे पार्लियामेंट से लॉज पास्ड हैं फॉर 26 वीक्स। ठीक है। और ये लॉ इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? मैटरनिटी रिलीफ लॉ 2016। रिलीफ लॉ 2016। ठीक है। एक और टाइप का आपका है जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल लाइसेंस वाला। ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू आया। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं समझने के लिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी राइट्स। ठीक है। तो इस एग्जांपल को लिखने के बाद नीचे लिख लो दीज राइट्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर गिवन टू अस बाय द पार्लियामेंट्री लॉज। ठीक है। तो जो बिल पास होता है उससे जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है जब प्रेसिडेंट असेंट कर देते हैं तो वो पार्लियामेंट के थ्रू निकल के आया है। तो दीज आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है। सो इसमें लिख लो दीज ऑर्डिनरी राइट्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन एज दीज आर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट लॉ। ठीक है। तो जो हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े मैटरनिटी लीव वाला और मोटर व्हीकल लाइसेंस वाला, वो सारे एक्ट निकले थे पहले, उनका लॉ बना,
उसके बेसिस पे ही वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर योर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। इसके अंदर सेकंड लिखो, लॉज पास बाय द पार्लियामेंट गिविंग राइट्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लीगल राइट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट राइट, सिंपल अमेंडमेंट्स बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कैन चेंज द प्रोविजन ऑफ दीज लॉज, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पे 2/3 मतलब मोर देन 50% के बेसिस पे अगर कोई अप्रूव करता है तो उसमें अमेंडमेंट्स जो चाहिए होंगी लॉ में, जैसे अगर मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस वाला एक्ट है उसमें अगर एज 21 ईयर्स है, ठीक है, उसको अगर 25 करना है तो लॉ को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट चाहिए होगा। अमेंडमेंट आप सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से ले सकते हो और पार्लियामेंट के असेंट के बाद आप सिंपली उस लॉ को अमेंड कर सकते हो कि बॉस अभी जो 21 साल की एज है उसको एक्सटेंड करके 25 साल कर दो, देन द लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड द रिवाइज रूल्स विल बी कि जो भी 25 साल से नीचे है उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता, ठीक है। आपको मिनिमम 25 से ज़्यादा साल का होना पड़ेगा टू गेट द लाइसेंस, ठीक है। तो वो आपका बेसिक अमेंडमेंट के अंदर आ जाएगा फॉर पार्लियामेंट्री लीगल राइट्स, ठीक है। तो राइट्स में पहला वो हो गया। सेकेंड लिखो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा वो राइट्स के अंदर पहला ऑर्डिनरी लीगल राइट्स था, सेकेंड इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 का पार्ट है। तो जैसे हमने पार्ट 4 में DPSP पढ़ा था, ठीक है, 4A के अंदर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए थे, 51A, वो सारे आर्टिकल्स हैं, बट हाँ पार्ट 4 में DPSP था, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पार्ट 3 इज स्पेसिफिक टू फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल वाइज 14 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आर्टिकल 13 डिफाइंस योर डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड 14 से आपका इक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है, इक्वालिटी। देन यू हैव मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, देन यू हैव रिलीजन, टोटल 6 हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन एंड कल्चरल, एंड लास्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट फॉर एजुकेशनल कल्चरल प्रोविजंस एंड राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, टोटल 6 राइट फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको हम आने वाले क्लासेस में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ पार्ट 3 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस विच वर पार्ट कि कुछ फंडामेंटल राइट्स वर नॉट पार्ट ऑफ पार्ट 3, ठीक है। तो लिख लो, फ्यू फंडामेंटल राइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जांपल हैं वो लिख लो। यू हैव आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301 और आर्टिकल 326, ठीक है। ये पार्ट 12 का है, दिस इज पार्ट 13 एंड पार्ट 15, ठीक है। आर्टिकल 300A आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट था बट इसको हटा दिया बाद में, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू योर ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड आर्टिकल 326 ऑफ पार्ट 15 इज योर राइट टू वोट। अगर आपको याद हो पिछले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए नहीं है। तो उसमें से आर्टिकल 326 भी हमने डिफाइन करा था कि राइट टू वोट सिर्फ सिटीजन्स को है एंड फॉरेनर्स को नहीं है। इसके अलावा यू हैव 14, 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल्स जो कि आप सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फ्यू फंडामेंटल राइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल क्या, दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है। 300A, 301, 326, पार्ट 12, 13, 15 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेकंड इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड थर्ड इज योर राइट टू वोट, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट आर नॉट पार्ट ऑफ पार्ट 3 विच आर फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, तो अभी हमने पहला लीगल ऑर्डिनरी राइट्स समझा, ठीक है, देन सेकेंड वी अंडरस्टूड फंडामेंटल राइट्स। जो तीसरे टाइप का है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, राइट्स विच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन but are not part of part 3 ब्रैकेट में फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा आर्टिकल 300, इसके अंदर एग्जाम्पल वही रहेगा, 301, 326, 326 इज योर राइट टू वोट। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी 301, 300A इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड 301 इज योर ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का पार्ट हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप के हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी फंडामेंटल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट फंडामेंटल राइट। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट आता है, बट पार्ट 3 के अलावा जितने भी राइट्स हैं या जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर आता है, बट फंडामेंटल राइट के अंदर उतनी ही चीज़ें आएंगी जो आपके पार्ट 3 के अंदर मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, नाउ क्वेश्चन अराइजेस प्रोसीजर वाइज विच वन इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में से कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है टू चेंज टू अमेंड। ठीक है, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से कि फंडामेंटल राइट्स, बट नो, द आंसर इज बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट। ठीक है, बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट टू अमेंड। ठीक है, एज बोथ कैन बी अमेंडेड थ्रू आर्टिकल 368। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने के लिए आपको आर्टिकल 368 यूज़ करना होगा, एंड सिंस फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए भी आपको आर्टिकल 368 की ही ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसमें लिख लो, बोथ आर इक्वली टफ टू चेंज, एज इफ यू हैव टू चेंज फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट you have to use article 368 along with special majority approval। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस हो गए। अब हम इन डेप्थ में डाइव करेंगे रिगार्डिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। तो गिव द ब्रॉड हेडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये कॉन्सेप्ट आया यूएस से था। ठीक है, फंडामेंटल राइट, इसके अंदर लिखो, फंडामेंटल राइट्स वर गिवन बाय यूएसए, फुल स्टॉप, इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अ सेट ऑफ राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लार्जली इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब हमने लिया तो वहीं से, उसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट एज अ कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम यूएसए। ठीक है,
यूएसए में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट मतलब रेफरेंस में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल ही क्यों यूज़ करा गया, लाइक व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड फंडामेंटल। तो वाई फंडामेंटल as a word is used to define fundamental rights। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज बिल ऑफ राइट्स, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में फंडामेंटल वाज एडेड। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फंडामेंटल वर्ड विच इज़ बीन यूज टू डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें लिखो rights given in the part 3 of the Indian Constitution are called fundamental not only because they are provided by the fundamental law of the land, that is the Constitution, but also because these rights prevent the states from becoming arbitrary or authoritarian and thus they are the fundamental for the creation of civilized society। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ आप इंडिविजुअल या सिटीजन्स की लिबर्टी की बात नहीं हो रही, it also restrict the state, the government from becoming arbitrary or taking or restricting the government or the state from taking arbitrary decision। ठीक है, along with restricting the state from becoming authoritarian। ठीक है, hence जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिमिटेशंस रहेंगी उतनी ज़्यादा एक सिविलाइज सोसाइटी इवॉल्व होगी, बिकॉज द पीपल द सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव मोर चांस, more opportunity to grow, to excel and make a society a very well civilized society। ठीक है, hence the word fundamental was used। ठीक है, next right, fundamental rights are called fundamental as the growth of the person will be affected if fundamental rights are hampered। ठीक है, तो growth of the person could be like physical growth, then intellectual, देन यू हैव स्पिरिचुअल एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है फंडामेंटल राइट्स में अंदर हमारा राइट टू वोकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो अगर उनमें से कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो इट विल इम्पैक्ट योर ग्रोथ ऑल्सो एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट राइट, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है आप क्वेश्चन कर सकते हो स्टेट को, आप जवाब मांग सकते हो स्टेट को, तो वो सारी चीज़ें एक डेमोक्रेसी में इनेबल्ड रहनी चाहिए, विच कैन ऑलवेज हेल्प द सिटीजन टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, एंड लेट द कंट्री ग्रो इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, अब अगर फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो कैन वी कंक्लूड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इट कुड बी अ ट्रिक क्वेश्चन ऑल्सो। सो इफ आई से दैट फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, सो कैन we conclude fundamental rights are the soul और the conscious intellect कह लेते हैं। ठीक है, of the constitution। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही डिक्लेयर कर सकते हैं टू बी द इंटेलेक्चुअल और द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज नो, नो। तो फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विथ DPSP, ये हम आगे पढ़ेंगे, टुगेदर acts as a intellectual, together act as intellect
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि डीपीएसपी कैसे आ गया फंडामेंटल राइट्स के साथ। डीपीएसपी हम आर्टिकल 4 में मतलब पार्ट 4 का पार्ट है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 का। तो समझने वाली बात ये है, इसको बना लेना, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3 एंड यू हैव डीपीएसपी पार्ट 4। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, एंड इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट टू डू। ठीक है, नाउ समझो इस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स में आप जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको अथॉरिटेरियन और आर्बिट्री डिसीजन लेने से मना कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मेरी राइट टू फ्रीडम अगर एक्सप्लॉइट हो रही है तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके क्वेश्चन कर सकता हूँ गवर्नमेंट को, या अपनी ये प्ली दे सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट माई फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। तो गवर्नमेंट को पता होगा कि उसे क्या नहीं करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डीपीएसपी इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट टू डू। ठीक है, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो डीपीएसपी में इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट टू डू इन अ वेरी यूनिडायरेक्शनल वे, कि भाई कंट्री किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट को पता होती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दोनों ही टर्म्स को अगर आप मिलाओगे तो आपका एक बेसिक इंटेलेक्ट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एक बैकबोन है एंड विच विल इवेंचुअली डिफाइन कि व्हाट गवर्नमेंट शुड नॉट डू फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इन टर्म्स ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ठीक है, लिख लो इसको, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट। ठीक है, इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, फर्स्टली फॉर द पार्लियामेंट्री लॉज, for the ordinary legal rights parliament is the source, and for the fundamental rights constitution is the source. ठीक है, second you write, in case of violation of fundamental rights you can directly approach Supreme Court, in otherwise you can approach Supreme Court only after passing through High Court, District Court, and can't approach Supreme Court directly. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का सोर्स था, दैट वाज योर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनरी राइट्स था, उसका जो सोर्स है दैट इज़ योर पार्लियामेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉइट के केस में यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डिनरी राइट्स के केस में यू हैव टू फर्स्ट अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आप कांट डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तीसरा लिखो, ऑर्डिनरी लीगल राइट कैन बी चेंज थ्रू द ऑर्डिनरी प्रोसेस of law making, however fundamental rights can be changed by the amendment of the constitution under article 368. ठीक है, ये वही पॉइंट है जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था। फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को चेंज करने के लिए आपको आर्टिकल 368 चाहिए होगा, बट ऑर्डिनरी राइट और पार्लियामेंट्री लॉ को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी फ्रॉम पार्लियामेंट कैन हेल्प यू इन अमेंडिंग द लॉ। ठीक है, नेक्स्ट राइट, fundamental rights are not absolute in nature since they are subject to reasonable restrictions and responsibilities attached to them. ठीक है,
तो फंडा क्या है कि फंडामेंटल राइट्स में जैसे राइट टू वोकेशन, ठीक है, या फिर इक्वालिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। व्हाट आई मीन इज, अगर जैसे इमरजेंसी लगी है और आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस हैं ड्यू टू द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरे को घर से बाहर नहीं जा रहे, तो मेरे को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, तो मेरा राइट टू फ्रीडम एक्सप्लॉइट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंडीशंस और सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन इनपुट मतलब पुट प्लेस करी गई है बाय द गवर्नमेंट, देन दीज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट चेंज दोज सर्कमस्टांसेस इफ यू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट राइट, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल primarily against states action. However, few fundamental rights are available against the states as well as the private individual, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स अलाउ गवर्नमेंट टू नो व्हाट इट शुड नॉट डू, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली, तो फंडामेंटल राइट्स कन्वे स्टेट गवर्नमेंट व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में मतलब ये है जैसे आपका अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है, ठीक है। स्टेट ने लॉ बना दिया कि भाई हम अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करते, बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बिकॉज सम प्राइवेट इंडिविजुअल और एनी एक्सवाइजेड पर्सन इज डूइंग सर्टेन एक्शंस which are against the fundamental rights of untouchability, then you can approach the law, you can approach the court or the police station and ask the private individual or file a complaint against that individual कि बॉस इसके एक्शंस की वजह से मेरा फंडामेंटल राइट्स ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट तक ही लिमिटेड है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, यू हैव राइट टू लाइफ, अनटचेबिलिटी, या आपके इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो, ठीक है। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसका फंडा ये है कि कोई भी अगर लॉ बना है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करता है या उसके अगेंस्ट जाता है, तो उस केस में वो जो लॉ बना है दैट लॉ शुड बिकम डोरमेंट until it is against the fundamental right, ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है या फंडामेंटल राइट्स को, किसी भी फंडामेंटल राइट को चैलेंज करता है, वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक जब तक वो फंडामेंटल राइट्स या तो चेंज ना हो जाए या उसमें अमेंडमेंट्स ना आ जाए।
तब तक फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस या अमेंडमेंट नहीं आते या वो फंडामेंटल राइट्स हट नहीं जाता, ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं वो डॉर्मेंट रहेंगे। डॉर्मेंट का मतलब है कि लॉ है बट आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अगेंस्ट दोज पीपल जिनके फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइट, ठीक है, अगेंस्ट दैट लॉ। अब यहाँ कैच ये है, अगर आप किसी फॉरेनर को किसी एक ऐसे लॉ में चार्ज कर रहे हो जो उसका फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। बट सेम लॉ फॉर एग्जांपल किसी सिटीज़न के अगेंस्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो बट उसका फंडामेंटल राइट इज़ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, तो उस केस में वो लॉ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है। इसके आगे 3 हम केसेस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड टू एनी लॉ विच हैम्पर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कीप्स द लॉ डोमेंट and allowing it to get implemented on people who don't have any fundamental rights, ठीक है। तो जो भी लॉ है, जैसे ये लॉ है, you have P1 जिसके पास फंडामेंटल राइट्स है, you have P2 जिसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो वो लॉ इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता और इस पे हो सकता है, ठीक है। इस केस में वो लॉ डॉर्मेंट रहेगा जब तक ये फंडामेंटल राइट इस पर्सन के साथ है, या तो ये फंडामेंटल राइट हट जाए, ठीक है, या फिर ये अमेंड हो जाए। अमेंड इन द सेंस कि इस वाले लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो फंडामेंटल राइट्स पे एप्लीकेबल ना हो, तो उस केस में ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट तब तक ये चीज़ें नहीं हो रही, आप इस लॉ को इस पर्सन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड केस में लॉ बना है, पर्सन पे इम्प्लीमेंट करना है बट उसके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स, ठीक है। तो आप उन लॉ को उस पर्सन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नीचे लिखो इसमें आर्टिकल 13(1), ठीक है। अब इस केस में 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 13(1) एंड 13(2). 13(1) रिप्रेजेंट योर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ and 13(2) is your post constitutional law, ठीक है। नेक्स्ट राइट, अंडर आर्टिकल 13(1) all the laws enforced in India before the commencement of the constitution shall be unconstitutional and void, full stop, if they violate one or more provisions of the part 3 of the constitution which are the fundamental rights, ठीक है। तो 13(1) आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उन लॉ पे लगेगी जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, 13(1) के अंदर आते हैं। इफ दोज लॉज आर if those laws violates one or more provisions of the part 3 of the constitution. part 3 जब मैं बोलूँ तो is part 3 is your fundamental rights only, ठीक है। क्लियर है। तो 13(1) में आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, वो लॉज नल वॉइड हो जाएंगे इफ इट वायलेट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ वी हैव द वेरी फर्स्ट केस, लिख लो, बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंदर लिखो, Supreme Court applied principle of eclipse and said that such a pre-constitutional law, if implemented enough, can be given protection under doctrine of eclipse,
That is, the law can be put in the shadow of fundamental rights rather than being declared unconstitutional, because of which the law will remain inactive, that is, dormant. And in future, if any amendment is able to end the clash between the law and the fundamental rights, then this law can be revived again and made enforceable, full stop. Till that time, the law can be applied on the people whose fundamental rights are not being violated by this law. ठीक है, तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही था जो हमने अभी पूरा डिस्कस करा कि लॉ विल रिमेन dormant if it violates fundamental rights. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जिस बंदे के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है उस पर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट अगर कोई भी लॉ किसी ऐसे पर्सन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसका फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बीकाजी नारायण के अंदर आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है 13(1). तो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन में रहेगा, मतलब डोरमेंट रहेगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फ्यूचर में कभी फंडामेंटल राइट्स अगर हटते हैं तो उस केस के अंदर आपका ये लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है, इवन ऑन दोज पीपल जिनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। बट अगर चेंजेस हो गए और फंडामेंटल राइट्स अमेंड हुए या रिमूव हुए विद रिस्पेक्ट टू दैट लॉ, देन इवन द लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दोज पीपल हु आर हैविंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये आपका पहला केस था बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ सेकेंड इज योर दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन बी अप्लाइड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड नॉट टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फुल स्टॉप, as post constitutional law which violates the fundamental rights is invalid, full stop. Thus post constitutional law deserves no protection under the doctrine of eclipse, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है, उन्होंने बोला कि इसमें तो आप लॉ को ले सकते हो फर्स्ट केस में, ठीक है, 13 इसके केस में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्पेसिफिक, बट दीपचंद के केस में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, post constitutional law, if it violates fundamental right, will become, if it violate fundamental rights, then that law will become invalid, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के केस में एप्लीकेबल था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी। दीपचंद के केस में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 1951 के बाद अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली वायलेट करता है, तो आपके उस केस में वो लॉ ही इनवैलिड रह जाएगा, ठीक है। उसमें फिर कोई डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं है कि ठीक है उसको डोरमेंट करके छोड़ देते हैं और फ्यूचर में कभी वो रिवाइव हो जाएगा जब फंडामेंटल राइट्स हट जाएंगे या मॉडिफाई हो जाएंगे। दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। थर्ड लिख लो, लास्ट, अंबिका मिल्स, ऊपर लिख लेते हैं, अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तीसरा केस, अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट केम इन दिस यू राइट, सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन बी अप्लाइड ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच आर एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस वाले को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है, अंबिका मिल्स वाले को। लास्ट पॉइंट लिख लो, ओनली सुप्रीम कोर्ट
डिसाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर एनी लॉ, ठीक है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ओनली डिसाइड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ऑफ एनी लॉ, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंबिका मिल से कंटिन्यू करेंगे, देन विल स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन वी हैव वेरी फेमस केसेस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो पढ़ेंगे हम। देन यू हैव केशवानंद भारती केस, IR कोहेलो केस, राइट, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड देन विल स्टार्ट विद द बेसिक फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ योर आर्टिकल 14 to 80, right to equality, ठीक है। So all these in the next lecture. Till then, keep studying, and please like, share and subscribe if you like the video. Leave the comment in case of any doubt and concern, ठीक है। Thank you and keep learning, and I'll see you in the next one.